नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस का खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि टीएमसी का गेम प्लान तैयार है। अब देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कई राज्यों में अपनी सत्ता से हाथ धो रही है, तो या तो फिर उसकी विपक्ष की भूमिका खतरे में नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं टीएमसी की, तो टीएमसी कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रही है। अब ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या 2024 में मोदी वर्सेस ममता नजर आएगा, या फिर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नहीं लेकिन टीएमसी क्या आगे जाके अपना वजूद बना पाएगी। और यही हमारा आज का मुद्दा है, और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से करसनदास बापू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है, विशेषज्ञ रुझान खंबाता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और राजनीतिक विशेषज्ञ वासुदेव पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी नीलेश जी, क्या कहना चाहोगे ममता बनर्जी की राजनीति में जिस तरीके से उनकी सक्रियता नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मतलब एक वजूद था विपक्ष के तौर पर, वो शायद आगे जाके ममता बनर्जी ले लेगी, और शायद इसी पे भाजपा के, अगर हम बंगाल की बात करें, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और बंगाल के जो नेता है दिलीप घोष, उसने कांग्रेस पर तंज भी कसा हाल ही में कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के बीच जो फासले बढ़ते हैं उसको देखकर उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी का जो समय है वो पूरा हो चुका है, अब ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती है। जी जल्पा जी, जिन लोगों के लिए राजनीति मेवा खाने के लिए होता है वो 2024 की अभी से तैयारी करते हैं, लेकिन जिनको रात दिन सेवा करनी है वो शांति से 365 24/7 काम करते हैं। अभी ममता जी को क्या हुआ है कि उनको लगा कि मैं बंगाल में जीत गई हूँ, अभी मुझे लगता है कि उनको उनको ऐसा लगता है कि मुझे दिल्ली में जाना चाहिए, मुझे पीएम मतलब सपने देखने के लिए सबको है, अधिकार है, तो वो देख सकती है। लेकिन जल्पा जी क्या होता है कि कांग्रेस भी अभी ऐसा है कि आपने देखा होगा कि अभी ममता जी जहां जहां गए तो कांग्रेस के ही काफी सारे दिग्गज नेता जो पश्चिम बंगाल टीएमसी मतलब ममता जी की पार्टी में गए, उसमें सबसे बड़ा नाम है महिला कांग्रेस अध्यक्ष क्या है सुष्मिता देव, फिर कीर्ति आजाद, फिर अभिलाष मुखर्जी जो अभिजीत मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, लुई जिनो फेरेरियो जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। मतलब ये तो ऐसा ही हुआ कि कांग्रेस पार्टी के ही लोग उनमें जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ममता जी को बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाओ और कांग्रेस को मुक्त भारत बनाओ। उनका काफी सारा कांग्रेस के एक नेता ने स्टेटमेंट भी दिया कि बीजेपी को इनको बोला है कि भाई कांग्रेस तोड़ो। अभी पता नहीं कि दोनों पार्टी क्या कर रही है, मतलब दोनों पार्टी का मेन एम्बिशन मुद्दा एक ही होता है, विपक्ष में रहने के लिए अच्छा है, विपक्ष एक मजबूत होना ही चाहिए, विपक्ष का दोनों का मुद्दा एक ही है। लेकिन आज क्या हुआ संसद में कि भाजपा वहां सही पे में चाहती है कि विपक्ष एकजुट हो जाए। नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात। वहां पे ऐसा हुआ कि जो जो लोग मतलब जिन नेताओं को आज एमपी को जहां सस्पेंड किया, वहां कांग्रेस के वहां पे गांधी जी की प्रतिमा है, वहां पे कांग्रेस के लोगों ने वहां पे किया। फिर थोड़ी देर के बाद टीएमसी के एमपी ने वहां पे धरना दिया। मतलब ये हुआ कि मुद्दा दोनों का सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। अब दोनों पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये लोग एकजुट होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन होंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के सामने ये लोग क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन अभी तक 24 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी हर रोज सेवा यज्ञ में काम में जुड़ी होती है, तो उनको 24 की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही काम करेगी। लेकिन अभी ममता जी को ऐसा है कि भाई हम लोग अभी नेशनल पार्टी हो गई है, मतलब वो हार के भी फिर सीएम बनी, फिर उनको जीतना पड़ा सीएम बनने के लिए, फिर उनको लगा कि नहीं अभी मैं हर जगह जाऊंगी, पूरी इंडिया में मेरी पार्टी हो जाएगी। मतलब वो कांग्रेस को नुकसान करे, भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जलपा जी जी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी यहाँ पर
ज्योति जी, यहाँ पर बंगाल विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अगर हम देखें तो लगातार ममता बनर्जी अन्य राज्यों का दौरा भी कर रही है और वहां पर नेताओं को टीएमसी के साथ जोड़कर एक मजबूत पार्टी भी बनाने जा रही है। क्या लगता है 2024 की बात करें तो क्या मोदी वर्सेस ममता की जंग रहेगी? क्योंकि ममता बनर्जी का ये शायद एक प्रयास है कि केंद्रीय स्तर पर उनको एक बड़ी पार्टी बनाना है जिसकी हर राज्य में एटलीस्ट मौजूदगी हो। हाँ जल्पा जी, क्योंकि देखिए ये प्रयास कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी ये प्रयास हो चुके हैं कि सारे विपक्ष एकजुट हों और ये भाजपा के सामने चुनाव लड़े। लेकिन हमेशा होता यही है कि पक्ष में जब सत्ता का मामला आता है या मतलब किसी एक को अध्यक्ष तो बनाना पड़ेगा ना, अगर आप एकजुट हो रहे हो तो बस वही बात आके बिखर जाती है। तो प्रयास हो रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली जब से ममता बनर्जी ने बंगाल का चुनाव जीता है तो उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है, वो समझने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह बंगाल के चुनाव पर माहौल था उस वक्त कि सारा भाजपा, उनके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब उतर पड़े थे और मतलब बहुत तरीके से उनको दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी वो जीत के जब आई तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, वो स्वीकारने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये एकजुट कैसे हो पाएंगे ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम अभी से देख रहे हैं कि कांग्रेस और ये तृणमूल कांग्रेस वो पहले से ही अलग चल रही है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अभी मिलना टाला है जब अभी ये दिल्ली दौरे पर गई थी तब। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और यही आगे चल के जब दूसरे पक्ष, क्योंकि सारे प्रादेशिक पक्ष हैं, अभी विपक्ष में राष्ट्रीय पक्ष तो सिर्फ कांग्रेस है, लेकिन अभी उसका जनाधार बहुत कम होता जा रहा है। तो फिर सारे प्रादेशिक पक्ष इकट्ठे होंगे, लेकिन प्रदेश के पक्ष में यही होता है कि हर कोई अपने आप को सुप्रीमो समझता है। तो वो एक बैनर के तले आए ये जरूरी है, लेकिन ये बात बहुत नामुमकिन लग रही है मुझे फिलहाल। और अभी जिस तरह से एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह की लोकप्रियता मोदी जी की है और उनके पास जनाधार है, तो उनको हराना अभी इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी की उतनी लोकप्रियता नहीं है। वो अब सही है गलत है क्या है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन लोकप्रियता के आधार पे चुनाव जीते जाते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये वो नहीं होता है। और उसके मामले में तो मोदी जी आगे हैं ही। वो अब सही है गलत है उसकी भी मैं चर्चा में नहीं पढ़ूंगी। लेकिन जो फैक्ट है तो वो अभी यही है कि भले ये लोग प्रयत्न करें, लेकिन बात वही आ जाएगी कि उनका अध्यक्ष कौन बने। उसी बात पे आके पहले भी बिखर चुके थे और अब शायद फिर से बिखर चुकेंगे। जी बिल्कुल। करसन जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो गोवा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी थी और अभी देखा गया कि गोवा में ममता बनर्जी की एंट्री हुई। अब गुजरात की बात करें तो जहां कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मैदान में नजर आई, तो यहाँ पर भी देखा कि गुजरात के अहमदाबाद में कार्यालय भी टीएमसी ने खोला, यानी टीएमसी भी गुजरात में आने की तैयारी कर रही है। जिस तरह बंगाल में भाजपा गई थी उस तरह शायद मोदी जी के गढ़ गुजरात में ममता बनर्जी को भी एंट्री चाहिए। क्या लगता है 2024 में ममता बनर्जी क्या कामयाब हो पाएगी, या तो फिर ममता बनर्जी अगर एक मजबूत विपक्ष बनाना चाहती है सभी पार्टियों को इकट्ठा करके, तो क्या आम आदमी पार्टी का सपोर्ट रहेगा? जी 24 अभी 4 साल बाकी है और ये लोकतंत्र है। ये डिबेट में जो मैंने अभी तक सुना इसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट 24 में आएगी। ममता जी की बात हो या मोदी जी की बात हो, टीएमसी या तो बीजेपी की बात हो, देखो हम भी कुछ पानी में पानी मिक्स करके बैठने वाले लोग नहीं है। क्योंकि राष्ट्र को जो रिक्वायरमेंट है, जो आम जनता को जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सब अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी बैनर, अपनी अपनी स्कीम लेके लोग के साथ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक एग्जांपल देके मैं बताऊं तो यदि कोई भूखा सो जाता है तो वहां जाके अच्छे ढंग से मैं उसको मोटिवेट करूं कि कोई दिक्कत नहीं, भूखा है हिम्मत रखना, अच्छी सोच रखना और सो जाना, नींद आ जाएगी। एक बात ये है। और एक देश प्रेम वो है कि उसको खिलाना
और उसके बाद उसको एडवाइस देना कि आप सो जाओ, और दूसरे दिन उसको कुछ रोजगारी देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो एजुकेशन की बात हो, वो रोजगारी की बात हो, वो हेल्थ की बात हो, वो सारी चीजें लेके हम लोगों के सामने जाएंगे। मुझे नहीं दिखता है कि एक साल में आप गुजरात में देखो, आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है, एक साल में उसने जो जगह बनाई है और लोगों के हृदय में जो एक आवकार मिल रहा है, वो तरीके से हम पूरे देश में जाएंगे। मैं ममता जी कितना अचीव कर पाएगी, मोदी जी रिपीट नहीं हो गए, उसका रीजन है कि नॉर्मल इफेक्ट जो है प्राइस का हम देख सकते हैं, पेट्रोल डीजल की बात देख सकते हैं, अर्थतंत्र की जो हालत है वो देख सकते हैं, उसका जो डिसीजन पावर अभी ये होज हो गया है कि मोदी जी फेमस थे, अभी नहीं रहे, क्योंकि उसके डिसीजन पावर में बहुत नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। वो फार्मर एक देखो, या तो गुजरात की जो बूडी चेंज हुई है, कितनी ऐसी चीजें हैं जो अभी उसका जो मध्यांतर है वो डाउन हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि 24 में मोदी जी बीजेपी रिपीट नहीं होगा। ममता जी की बात है तो वो कहीं भी, हम लोकतंत्र में है, हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी और हमारी पार्टी का बैनर लेके हम राष्ट्र में कहीं भी जा सकते हैं और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। वो ममता जी कर रही है। आफ्टर ऑल 1 जनवरी 98 में वो कांग्रेस से अलग हुई, कहीं ना कहीं असंतुष्ट, ज्यादातर पार्टियां असंतोष से दूसरी पार्टी में आती है, जहां, और ये आम आदमी पार्टी जो हमारी पार्टी है उसके बारे में कहीं अंतर है, क्योंकि हम प्राइमरी रिक्वायरमेंट, मैंने बताया नहीं कि सोजा ऐसी मार्केटिंग हम नहीं करते हैं। हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट लोगों का है वो करते हैं, और हम कमिटेड है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी को आज जो लोकसभा में इतनी अच्छी सीट मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का वीकनेस था, आपस का जो इसमें तकलीफ थी, और पूरा देश प्राइस इंक्रीजिंग से टूट रहा था। वो लोगों ने बताया कि बहुत लंबी लंबी बात की थी, हम ये करेंगे, अलग अलग लोगों को लेके बोलते थे कि हम पेट्रोल डीजल इस रेट में देंगे, लेकिन आज 15, 20, 25 हजार जो कमाता है उसको घर चलाना में दिक्कत आती है, और लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे खाना है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, अच्छा आरोग्य चाहिए, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं। और आम आदमी पार्टी पूरे राष्ट्र में एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट जितना हो सकता है इतना ही बोल के हम लोगों के साथ जाएंगे। दिल्ली में जो काम हुआ है वो पूरे राष्ट्र में हम लेके जाएंगे, और अभी कुछ बोलना बहुत जल्दी है, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं कि ममता जी और मोदी जी वो आपस में ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, और लोकतंत्र का अपमान है। और दूसरी बात, कांग्रेस पर में तो होना कांग्रेस का पड़ेगा कोई ना, फ्यूचर मोदी नहीं है। वर्सेस कोई तो आएगा ना चेहरा। मतलब नहीं, क्या केजरीवाल जी नजर आ जो सकते हैं, आम या फिर जनता की जो आम आदमी रिक्वायरमेंट है पार्टी का वो सपोर्ट मैंने रहेगा बताया। आम ममता जनता बनर्जी को को? शिक्षा चाहिए, आम जनता को आरोग्य चाहिए, आम जनता को रोजगारी चाहिए, सब अच्छी अच्छी ऐसी बातें चाहिए जो उसके बजट में आए। हम एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तरफ से 100 के आसपास में पेट्रोल डीजल देते हैं, पेट्रोल डीजल जब इंक्रीज होता है तो पूरा इकोनॉमी इनबैलेंस हो जाता है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। इसीलिए कहीं ना कहीं जो क्रेज था वो डाउन हुआ है। इन शॉर्ट 24 में बीजेपी सेंटर में नहीं आ रही है, और आम आदमी पार्टी बेसिक रिक्वायरमेंट लेके, बेसिक जो पॉइंट है वो लेके, मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्र के हृदय में वो फिट हो जाएगी, और लोग हमें इतना अच्छा बनर्जी जिस मौका तरह देगी कि विस्तार हम कर देश रही की है सेवा दूसरे कर राज्यों में, सकें। जी उसी तरह आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चलेगी कांग्रेस से हटकर। जी नहीं, जो लोग हमारे साथ, जो हमारे क्राइटेरिया है, क्योंकि हमने गलत वादा नहीं करना है, वी आर कमिटेड। जो हमारा कमिटमेंट में बिलीव करेंगे, यदि कोई ऐसा है कि यस आम आदमी पार्टी का एक जो कमिटमेंट वाला और जो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट वाली बात है इसमें हम बिलीव करें, हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे, सब कुछ अच्छा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हम यानी कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस नहीं वाला करेंगे। विपक्ष का मोर्चा एक, टीएमसी वाला दूसरा, विपक्ष का मोर्चा दो, और आम आदमी पार्टी वाला तीसरा नहीं, मैं विपक्ष तो का मोर्चा रूलिंग की नजर बात आएगा। कर रहा हूँ, विपक्ष तो दूर की बात है। मैं तो वहां तक कह सकता हूँ कि यदि ये प्राइमरी बात लेके जाएंगे, जो हमने दिल्ली में काम किया है वो लेके जाएंगे, 1 साल में जो गुजरात में डेवलप, अभी तो हम
बोलिए तो सीख रहे हैं। फिर भी एक साल में इतनी पुरानी पार्टियों के सामने जाके एक साल में जो हमने खाता खोला है गुजरात, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारा दिल्ली मॉडल बेसिक रिक्वायरमेंट है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है भाई साहब। जो एक सामान्य इंसान को, सामान्य भारतीय नागरिक की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है और इतना ही बोलना है। हम सत्ता लालचू नहीं है, हमें कभी भी सत्ता मिलेगी, मोस्ट वेलकम, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे जितना हम कर पाएंगे। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं कि वी आर कमिटेड, और हमारा कमिटमेंट का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो देशवासियों बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट करेंगे और हमें मौका देंगे, वो भरोसा है जी। जी रुझान जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर शीतकालीन सत्र से पहले की बात करें तो विपक्ष की सारे यानी काफी सारे विपक्ष के दल इकट्ठे हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं टीएमसी हमें नजर नहीं आई थी। अगर पहली वाली शीतकालीन सत्र से पहले की मीटिंग की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी हमें नजर नहीं आई थी। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जैसे भाजपा का स्लोगन है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वैसे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ जैसे टीएमसी और ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन के आ रही है। वो मुंबई दौरे पर भी है, शरद पवार से भी मिलने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य मामलों के चलते उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात संभव नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी खुल के सामने आ रही है, वैसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त विपक्ष ना हो जाए पूरे देश में। भाजपा में चले गए, अभी लेटेस्ट टीएमसी में जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस तो आता ही है, बट नेवर माइंड, एक लेवल नहीं होता है, बट वो आइडियोलॉजी तो कहीं ना कहीं आ रही है। या मे भी लोग लालची होती है सत्ता के लिए, तो अपनी आइडियोलॉजी क्या कहते हैं मिडिल ऑफ द नाइट को चेंज कर देते हैं, अभी हमारी भाजपा की आइडियोलॉजी हो गई। लेकिन ठीक है, अभी उसमें अपने को डिटेल में नहीं जाना। तो मेजर थिंग जो आज का टॉपिक है, मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले मुझे अभी भी याद है 2012 के आसपास की बात करती हूँ, जब हम लोग ये बता रहे थे कि मोदी विल क्या कहते हैं, जब मोदी खुद मना करते थे कि नहीं 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 मैं नहीं, लेकिन जब सब बोल रहे थे कि वो लड़ने वाले हैं, वो पीएम करने वाले, क्योंकि मुझे बिकॉज बीइंग इन गुजरात मैंने ये बहुत क्लोजली देखा है। और ये आज मैं इसको रेप्लिकेट देख रही हूँ कि कुछ हद तक रेप्लिकेट हो रहा है ममता जी के साथ। Just to give you idea, the analysis which I have done, और जो जिस लोगों ने एनालिसिस किया है कि उस वक्त भी मोदी अपने आप को दिखाते थे कि मेरे को पीएम नहीं बनना है, ममता जी दिखा रही है कि पीएम बनना है, बट मोदी वाज नॉट शोइंग दैट। लेकिन वो, जैसे कि मुझे याद है, वो भूकंप के कुछ आया था तो प्लेन लेके पहुंच गए थे लोगों को बचाने। उनके इंटरनेशनल मीडिया के पीछे उन लोगों ने करोड़ों, उनकी जो इमेज बिल्डिंग थी, वो करोड़ों पीआर की करोड़ों रुपए डाले थे, वो अपने पेपरों में आपने पढ़ चुके थे। फिर जिस तरह वो अपने सब बाजू पे जो जिस तरह के वो भाषण जाके देते थे, वो सब वो अभी अभी अपनी अपनी ममता जी भी उसी रास्ते पे है। लेकिन ऑब्वियसली अभी उन्होंने थोड़ा उनको थोड़ा डिले हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल, जो उनकी इमेज उतनी अभी उभर के नहीं आई है। बट शी इज ऑल्सो स्ट्रीट फाइटर। अगर आपने देखा था मोदी जी वो इज ऑल्सो स्ट्रीट फाइटर, शी इज ऑल्सो स्ट्रीट फाइटर। और लेट अस एक्सेप्ट दैट, जिस तरह गुजरात के लोग बिल्कुल अंधभक्त की तरह मोदी जी को प्रेम करते हैं, उस तरह बंगाल के लोग भी अंधभक्त की तरह इनको ममता जी को प्रेम करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुनने लायक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिकॉज मोदी जी ने अपना एकदम गर्व, वो भी तीन टाइम से चुटा रहे थे, ममता जी भी 3 टाइम से चुटा रही है। अगर ममता जी ने अपने टाइम पे भी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपने टाइम पे माओइस्ट को बहुत काफी हद तक उन्होंने माओइस्ट को कंट्रोल में रखा है या निकाल दिया, ऐसा बोल सकते हैं। लेफ्ट को जो था वो भी कंट्रोल में रखा है, निकाल सकता है, ऐसा बोलते हैं। इसी तरह मोदी जी ने भी अपने गुजरात में ये जो पोलराइजेशन किया था और जो उसमें कंट्रोल रखा था, वो भी पॉजिटिव बात है। अब हुआ ये है कि आज तक बीजेपी जीती थी, सब लोग जानते हैं, मेरे लिए कोई नहीं भाई, तो वो बहुत अच्छी तरह सोशल मीडिया लो यूथ से कनेक्ट कर पाई, इस कारण जीत गई। और जो मोदी जी की ओरेटरी, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ममता जी इज अ वेरी, क्या कहते हैं, अलग टाइप की उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है। और दूसरा है जो मोदी जी की ओरेटरी है, जैसी वो ममता जी की नहीं है। मे बी अब सुधारेंगे या उनके स्पीच राइटर सुधारेंगे, मुझे नहीं पता है, बट वो ओरेटरी शी विल हैव टू वर्क ऑन। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज द, वो मोदी जी का एक तो था वो गुजरात मॉडल, अगर हम करेंगे बंगाल के साथ, तो बंगाल का भी मॉडल अच्छा उभर के आया है, इकोनॉमिकली लो एम्प्लॉयमेंट, तभी तो उतनी इतनी सारी सीट है, इतने वोट शेयर है, इसलिए लेट मी नॉट गेट इनटू ऑल दैट डिटेल। बट ये दो, इसलिए ये तो बेसिक्स दोनों ने अपने आप बहुत क्लियर करके रखे हैं। अब हमारा सर नेशनल इमेज का, अब वो ममता जी कोशिश कर रही है नेशनल इमेज के लिए। अब वो अगर लेटर से, अगर आपने सोनिया गांधी का एग्जांपल दिया कि उनको नहीं मिल पाई थी, मेरा एक बहुत ये आप लोगों के पॉलिटिकल फील्ड में से ही मैं सीखी हूँ कि कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं और कोई किसी का दुश्मन नहीं।
इसलिए आप ये सब गलतफहमी ये निकाल देना कि अभी बात नहीं कर रही है तो ये होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। जब एक दूसरे की गरज होगी तो सब बात भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। सो अल्टीमेटली एंड ममता इज अ वेरी, मैं बोलूं एक नहीं 4 कदम आगे है इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, उनको एरोगेंस आ गया था। नेशनल पार्टी थी तो बहुत सालों का वो एरोगेंस था, घमंड था, और उसके कारण वो टूट पड़े और उसमें बेचारे अपने राहुल भाई फंस गए। और दूसरे राहुल भाई इसलिए भी फंसे, उसकी जो इमेज थी शहजादे, वो कहते हैं नियोपोटिज्म, वो इमेज थी जो अभी ममता जी की बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो उसकी बहुत शी इज स्ट्रीट फाइटर, लोगों को स्ट्रीट फाइटर पसंद है, लोगों को नीचे से ऊपर आए लोग पसंद है, और ममता जी इज फिटिंग इनटू दैट रोल, और वो रोल लोगों के सामने डाला जा रहा है। अब हुआ क्या कि बीजेपी अनफॉर्चुनेटली अब कुछ वो तो बोल नहीं सकते कि भाई वो शहजादी है, तो उन्होंने वो हिंदू मुस्लिम कर दिया, लेकिन वहां पे वो बीजेपी फिर चलेगी, क्योंकि बीजेपी ढूंढ रही है कि हम ऐसा कैसे हिट करें जैसे हमने राहुल बाबा को हिट किया था, कि कभी उनको वो पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रहा। दूसरी तरफ लेट अस एक्सेप्ट आल्सो अनदर थिंग कि ममता has a better strategy in terms of कि उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट है मिस्टर प्रशांत किशोर, लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ही इज अ फोर्स टू रेकन विद। उस आदमी ने उतना दिमाग है और उसको स्ट्रेटेजी पता है, और सबसे बेस्ट पार्ट प्रशांत किशोर को आल्सो वर्क विद मोदी, सो ही नोज कि कहाँ पे क्या किसकी स्ट्रेंथ है और किसकी वीकनेस है। और अगर कमिंग बैक टू जो जो ममता, लेट अस एक्सेप्ट दैट आल्सो कि अगर आज की तारीख में बंगाल में आप ऐसा नहीं कह सकोगे प्लीज, या कोई भी ऐसा नहीं कह सकेगा कि हमारा गुजराती समृद्ध है, बंगाल भी समृद्ध है, जो वहां के लोग हैं उनको वहां भी उनका जो, अगर आप देखो तो इन कंपैरिजन टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, वो सामने से कंपेयर करके बोलते हैं कि भाई हमें इसलिए या हमको बीजेपी इसलिए बंगाल में नहीं लगती क्योंकि हमने देख एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, प्राइस के प्रॉब्लम थे, क्या कहते हैं वो सब अपने ये सब जॉब्स के उसके प्रॉब्लम थे, काफी हेल्थ के प्रॉब्लम थे, काफी प्रॉब्लम थे, तो बंगाल ने इसीलिए बीजेपी को रिजेक्ट किया था। तो इसी ये सब एनालिसिस के बाद आज की तारीख में यस ममता जी है तो गुड फुटिंग, कहते ना, अगर अगर ये भी बता दो कुछ भी 2024 में तब तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बोल रही ये आप भी कुछ धमाका कर सकती है, आप भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपके लिए कुछ बात करूँ, उनका बनना भले यहाँ सब लोग बोलते हैं सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, सबने अच्छा अच्छा बोल दिया, हमारे भाजपा के नेता ने बोला, हमारे आपके नेता ने बोला, भाजपा के नेता ने ये बोला कि हम सेवा करने के लिए, सर सेवा करनी होती तो आज तक जो हमारे जॉब्स के प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व नहीं हुए, प्राइस पेट्रोल के प्रॉब्लम तो अभी थोड़े बड़े चालू है, इसलिए सब ये बोलते हैं कि भाई यूपी और पंजाब हरा दो तो पेट्रोल 50 रुपए आ जाएगा, इसलिए लोगों के दिमाग में ये पॉइंट आ गई है कि वरना गवर्नमेंट का जो हमने गवर्नमेंट को प्रेम की 300 सीट जिता के दी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी इज्जत नहीं रखी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, इसलिए गवर्नमेंट को अगर जवाब देना है तो यही जवाब देना है कि यूपी और पंजाब में आपने अगर दूसरी गवर्नमेंट ला तो तब ये अपनी गवर्नमेंट समझेगी कि एनडीए गवर्नमेंट समझेगी कि भाई हमें लोगों का ध्यान रखना है, सिर्फ हम अंधभक्त नहीं है लेकिन हम देशभक्त है, देशभक्ति जरूरी है, अंधभक्ति नहीं जरूरी है। फाइनली ये बात बता दो कि जो जब आपने अपने ममता जी के साथ अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया। अभी किसी ने यहाँ पे बताया कि शी इज नॉट पॉपुलर, शी इज नॉट पॉपुलर, उसकी ओरेटरी अच्छी नहीं है, किसी को वो पॉपुलरिटी खींच नहीं पा रही है। बट एक चीज आप लोग समझ लेना, मैंने जो देखा था बंगाल में जी, लेट्स एक्सेप्ट मोदी जी, गुजरात में भी सब जानते हैं कि हमारी बहनें मोदी जी को बहुत करती थी, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करती थी और मोदी जी को बहुत मानती थी। इस तरह बंगाल में भी जो बहनें हैं, अगर आपने देखी हो लेडीज, मैं हमेशा कहती थी कि अगर कोई नेता जीतता है तो बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लेडीज वोट भी टिकट, आप लोग कभी भी काउंटिंग कर लेना, मैंने कई जगह पे काउंटिंग करके रखी है, तो लेडीज के वोट ममता के पीछे बहुत सारे हैं। दूसरा पॉइंट इसलिए तो अभी देखो तो प्रियंका जी ने भी यूपी में वो लेडीज कार्ड यूज किया है, तो अल्टीमेटली ममता जी इज स्टार्टेड बीइंग एक्सेप्टेड। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि सब लोग हाँ ममता जी है, ममता जी, नो दे आर नॉट सेड दैट, बट यस शी स्टार्टेड बीइंग एक्सेप्टेड। और अगर वो सही स्ट्रेटेजी चलाएगी, क्योंकि अभी उसके पास अभी एनआरआई बोलो, उसकी नेशनल इंटरनेशनल इमेज बोलो, वो तो उसको अभी बिल्डिंग करनी बाकी है, बट आई एम श्योर शी हैज इनफ टाइम फॉर दैट। बट आई थिंक धीरे धीरे और यूथ एक्सेप्टेशन अभी उसकी नहीं आ रही है उनके, बट आई एम श्योर मे बी शी वर्क्स ऑन दैट, तो देयर कैन बी अ गुड फाइट। मैं ये नहीं कहती कि ओ जीत जाएगी, बट ये देयर कैन बी अ गुड फाइट। जिस तरह उन्होंने अभी बंगाल में दी थी, लेट अस से स्टेलर परफॉर्मेंस था, लोगों ने उनको सलाम मारी थी, मैंने खुद सलाम मारी है कि उन्होंने जो फाइट दी बीजेपी जैसी, जिसके हाथ में जुडिशियरी, जिसके हाथ में सीबीआई, जिसके हाथ में क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन, सब कुछ उसके हाथ में, फिर भी उस चीज की फाइट दी, तो इसलिए मैंने कहा हेड्स ऑफ के साथ।
बिल्कुल वासुदेव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का जो सपना है कि एक केंद्रीय लेवल तक उनकी एक पार्टी जाए, एक बड़ी पार्टी उनकी बने, हर राज्य में उनकी मौजूदगी हो, हर राज्य में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के भी अलावा वो सत्ता स्थान पे भी हो, तो फिर बहुत ही अगर अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा 2024 के लिए। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें और जब बात आती है कि सत्ता नहीं तो फिर विपक्ष का स्थान आता है, तो क्या लगता है कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच जो एक कोल्ड वॉर दिख रहा है, क्या लगता है आगे क्या होगा? पहले तो एक बात यह है कि नेशनल पार्टी, आज तक देश में दो पार्टियां ऐसी है, कांग्रेस और भाजपा, जो नेशनल पार्टी के नाम से जानी जाती है। दोनों का हिस्ट्री देखना चाहिए, इतिहास देखते हैं तो कांग्रेस है ये आजादी के समय पर जो इनका काम रहा था पूरे देश में फैली हुई थी, इसलिए नेशनल पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी इसलिए बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल को नरेंद्र भाई मोदी ने जो देश भर में मार्केटिंग किया और देश भर में संघ का जो नेटवर्क था, आरएसएस का जो नेटवर्क था, इनके आधार पर और जो ये जो विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम जो विचारधारा है, इनके आधार पर एक कट्टरता के नाम पर उन्होंने ये जो किया, इसलिए वो नेशनल पार्टी बन सकी। नेशनल पार्टी बनने के लिए केजरीवाल जी ने प्रयत्न किए थे, तो दिल्ली में सिमट गए, फिर बाहर जाना बंद कर दिया और फिर बाहर जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने भी प्रयत्न किए, लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए हर स्टेट में जो नेटवर्क चाहिए, वो नेटवर्क जिनके पास नहीं रहता है, वो नई नेशनल पार्टी बनने में इनको सालों लग जाते हैं। रही बात ममता जी की, तो ममता जी भी वही सोच रही है कि वो बंगाल का जो मॉडल है, वो जैसे गुजरात का मॉडल मोदी जी ने चलाया, वैसे वो अपना मॉडल चलाए। चेहरा तो इनका खुद का भी है, लेकिन हर प्रांत में नेटवर्क चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, वो तो इनके पास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो हर स्टेट में जा रही है, कहीं ना कहीं तृणमूल का कोई काम शुरू हो जाए तो वहां जाना आना होता है, तो फिर धीरे धीरे पार्टी वहां एस्टेब्लिश हो सकती है, कुछ नेटवर्क मिल सकता है। तो ये एफर्ट्स ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि 2-4 साल में ये हो सकता है, वो संभव नहीं है। इतना बड़ा देश है और 90 करोड़ यानी 1 अरब लोग हैं, वोटर्स हैं, तो बड़ा देश है, इसलिए ये कठिन है। रही बात पार्टियों की एकजुट होने वाली, तो पार्टियां एकजुट एक बार पहले इमरजेंसी के समय पर हुई थी, माननीय जयप्रकाश जी ने ये एफर्ट्स किया था, और हुआ क्या, 2.5 साल में गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट बन ही नहीं पाती, बन पाई फिर भी वो गिर गई। तो जो रास्ता आज से 40 साल पहले पार्टियों ने लिया था, वो रास्ता गलत है, ऐसा इन लोगों को सोचना चाहिए। रही बात की पार्टियों को ऐसा है कि नेशनल पार्टी के सामने एकजुट होना आवश्यक है, एकजुट नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। वो जो वोट है वो तो आपस में बढ़ जाते हैं, तो बहुमत तो नहीं पा सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि भाई इस देश में जो संविधान है, संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का वैसे भी प्रावधान नहीं है। कांग्रेस को भी मालूम है, कांग्रेस ने जैसे जो संविधान बना है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यदि पॉलिटिकल पार्टियों का रोल नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की गलती की वजह से जो इंट्रोड्यूस हो गया है, तो फिर से जो अपना मूल प्लेटफॉर्म है वहां पर पार्टियों में जाना चाहिए। उनमें जो प्रत्याशी तय करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सभी पार्टी जुटती है, और जो राष्ट्रीय सरकार जो कॉन्सेप्ट है वो तो गलत है, लेकिन जो जनता की सरकार का यदि कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो जो बातें हो रही है ना कि हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो आप राजनीति बदलिए ना। आप वाले भी कह रहे हैं, ममता जी भी कह रही है, तो आप राजनीति क्यों नहीं बदलते? 70 साल से देश में जो राजनीति चल रही है उसमें देश है तो प्रगति नहीं कर पा रहा है। दुनिया के देशों ने जैसे प्रगति की, हमारे साथ जो आजाद हुए हैं, वो कहां पर पहुंचे? कारण जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को बदलकर यदि प्रत्याशी तय करने में सब एकजुट हो जाए और एक ही प्रत्याशी को लेकर चुनाव लड़े, तो अपने आप जो जनता की सरकार बनेगी। तो जो संविधान में या तो बाद में कानून बनाकर स्थानिक स्वराज्य वालों को जो अधिकार देने वाली बात हुई, कोई नहीं दे रहा है। न्याय के विषय में जो सर्कुलर जो कोड बनाने वाले थे वो नहीं कर रहे हैं, तो जो करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। और लोगों को हेल्थ और एजुकेशन देकर
बाकी के जो विषय न्याय और सुरक्षा का क्या, देश में न्याय और सुरक्षा की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कहीं पर देश अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको एकजुट प्रत्याशी तय करने के लिए होना चाहिए, इनके बजाय ये बंटवारा कर रहे हैं। कहीं पर चुनाव आएंगे, मान लीजिए गुजरात में चुनाव आएंगे तो आप और कांग्रेस है मिलेगी, मान लीजिए एकजुट होती है तो क्या करेगी, तो कांग्रेस 100 सीट लड़ेगी, आप 82 सीट लड़ेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप टोटल जो 182 जो प्रत्याशी है उनको तय करने के लिए एकजुट हो जाइए, तो सिस्टम बनाइए और सिस्टम से अच्छे से लोग प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए तो क्या होगा कि मतदाता भी जुड़ेंगे और मत जो है जो बंटवारा हो रहा है जो गांधीनगर में हुआ वो रिपीट भी नहीं होगा। मालूम है बीजेपी को और दोनों को। तो कुल मिलाकर देश में जो ममता जी कर रही है वो नेशनल पार्टी बनने की दिशा में कुछ एफर्ट्स कर रही है और 24 में हो पाना मुझे नहीं लगता है कि 24 में संभव हो पाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी पार्टियों का एकजुट वाला जो मामला होता है ना, जिसमें पार्टियां आपस में टिकटें बांटती है, इनके लिए एक अच्छा नाम उभर कर आएगा तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। नीलेश जी आपकी और फिर लौटना चाहूंगी। अगर यहाँ पर जैसे बता रहे थे वासुदेव जी भी, क्योंकि विपक्ष जो दल है उनके मत जो है वो बट जाते हैं, इसीलिए भी किसी ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट मिल जाता है। अगर थोड़े समय पहले की बात करें तो राजनीतिक रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए शासन में रहना तय होता है या रह सकती है क्योंकि विपक्ष आपस में हमेशा बटा रहेगा। यानी विपक्ष की एकजुटता, कभी सारी पार्टियां एकजुट हो जाए वैसा नहीं लगता है अभी, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी क्योंकि उन्हें बेनिफिट जाता है। देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो भारत की बड़ी पार्टी कहलाती थी, आज देखिए सिमट के रह गई है कि आपने देखा होगा कि अभी 3 से 4 दिन पहले ही मेघालय में 12 एमएलए कांग्रेस के 12 एमएलए तृणमूल कांग्रेस में गए। मतलब पूरी के पूरी पलटन चली गई। मतलब ये है कि इनका 2019 में आपने देखा होगा कि एक बड़े पैमाने पर विपक्ष एकजुट हुआ था। इतने विपक्ष जुट हुए थे, लेकिन वो एक जगह मंच पर रहे, अच्छा था। लेकिन उनमें से प्राइम मिनिस्टर का फेस कौन था किसी को नहीं मालूम। मतलब इनका ये रहता है कि वो खेल रहता है ना कि एक वो चेयर का रहता है कि हम लोग बैठे, लेकिन बैठेगा कौन और खड़ा कौन रहेगा। मतलब ये रहता है कि विपक्ष एकजुट होता है, सारे विपक्ष अच्छा होना चाहिए, प्रजा के मुद्दे भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन क्या रहता है कि इनका जो मुद्दा होता है वो होता है एक, लेकिन लीड कौन करेगा। तृणमूल कांग्रेस अभी ऐसा है कि कांग्रेस अभी पीट रही है, मतलब कांग्रेस टूट रही है। अभी ममता बनर्जी का अभी मुंबई में दौरा था, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप सोनिया जी और राहुल गांधी से नहीं मिलेंगे, तो मतलब वो गुस्सा हो गई। मतलब वो आई थी, उनका कहना था, ये था जो भी है पर्सनल उनका पार्टी का था कि भी हम बंगाल समिट के लिए उद्योगपति से वहां पे मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के अलावा हर किसी से मुलाकात की। मतलब अभी विपक्ष इतना ऐसा है कि हर टुकड़े में बेटा हुआ है, लेकिन ये लोग एक भी हो जाएंगे ना तो ये लोग प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं जान पा मतलब दे पाएंगे कि प्रजा को। मतलब और 2024 तो बहुत दूर की बात है जलपा जी। अभी ऐसा है कि हर एक जगह हर एक विधानसभा के आएंगे, और राजनीति में ऐसा होता है कि डिपेंड्स, मतलब वर्तमान काल पे ज्यादा रहता है। और हमारे दोस्त कृष्ण दास जी ने बोला कि 2024 दूर है, लेकिन उन्होंने ये तो बोल दिया कि मोदी जी नहीं रहेंगे। मतलब ये इनका भविष्यवाणी बहुत अच्छा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इतना काम कर रहे हैं, तो 24 तो दूर है, लेकिन 22 में आपने देखा होगा कि 100 रुपीज पेट्रोल डीजल लोकल चुनाव में आपने देखा होगा कि लोकल चुनाव भी अभी हर जगह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रजा हर एक जगह पे, मतलब इनका तृणमूल कांग्रेस इंक्रीजिंग कोई देखिए दर्शन दास जी, मैं आपने नहीं बोला था तो प्लीज बीच में ना बोलिए, डिबेट का ये नहीं रहता है। आप बोल लेना, आपको जो बोलना है, नहीं तो फिर आप बोलेंगे, वो बीच में बोलेंगे तो फिर उस समय मैं नहीं टोक पाऊंगी। तो तृणमूल कांग्रेस अभी कांग्रेस की जगह ले रही है, तो वो गलत बात नहीं है, वो होना चाहिए। हर एक को हम लोग अभिनंदन देते हैं कि हम लोग विश करते हैं कि भी उनका भी कोई प्रधानमंत्री बने। लेकिन 24 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी एक दूसरे को ये लोग बीट कर रहे हैं। अभी एक दूसरे में वो खुद कांग्रेस पार्टी इतना खेमे, मतलब उनका खेमा नहीं संभाल पाती कि उनके ही काफी सारे दिग्गज लोग, एक किताब छपता है
तो सलमान खुर्शीद जी बोलते हैं कि भाई आईएसआई हिंदू के है वो हराम है। फिर एक दूसरे उनके ही नेता तिवारी जी किताब लिखते तो वो बोलते कि नहीं, जो मुंबई अटैक हुआ था 26/11 उसमें यूपीए ने एक्शन नहीं लिया। मतलब ये इनका इतना डिवाइड एंड रूल हो गया है कि अभी ममता जी ने काफी सारे पक्ष ऐसा है कि उनका खेमा लेंगे और उनका ही राजनीति का मतलब उनके ही सीट्स और उनके ही एमएलए एमपी सब लेंगे। जलपा जी। जी, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए अगर बात करें तो बीजेपी में हमेशा ऐसे तो विपक्षी हर एक पार्टी में हर जगह पर जिस स्टेट वाइज लड़त देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लो तो सपा बसपा आ जाती है, पश्चिम बंगाल की बात करो तो टीएमसी आती है, महाराष्ट्र में चले जाओ तो शिवसेना आती है। लेकिन कांग्रेस मुक्त जो भारत का सपना था वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है अगर आपस में विपक्षी लड़ते रहेंगे तो फिर वो कांग्रेस मुक्त विपक्ष ना हो जाए। जी वो अभी आपने देखा कि क्या अखिलेश जी ने छोटी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अभी सपा और ओवैसी जी ने गठबंधन करने वाले, मतलब ये लोग ऐसा है कि एक दूसरे को कांग्रेस की किसी से साथ नहीं बनती। मतलब ये ऐसा होता है कि हारने वाला जो होता है उसके साथ हम लोग नहीं जाएंगे भाई, हम लोग कुछ मतलब पूरी छोटी छोटी पार्टी जितनी भी होती है, बड़ी पार्टी हो, वो लोग खुद का वर्चस्व बनाने के लिए वो लोग अभी ऐसा है कि हम हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी पार्टी सेंट्रल यूनियन में जाए। मतलब हर एक इनका अंदर अंदर ऐसा होता है कि एकजुट तो होंगे, लेकिन जब चुनाव आएंगे ना तब ये लगेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन रहेगा, जी, हमारा या फिर बात प्रधानमंत्री। ऐसी है कि एक स्टेटमेंट ये भी सामने आया था और कांग्रेस की ओर से खास तौर पर आया था कि कहीं ना कहीं टीएमसी और भाजपा है वो मिली भगत है कांग्रेस को कहीं ना कहीं विपक्ष की रोल से साइड आउट करने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि काफी सारे हमारे दिग्गज नेता भी गए थे, लेकिन ममता जी का वहां पे हम पॉपुलर ज्यादा है, ममता जी का वहां पे काम भी अच्छा है और उनका एक स्लोगन है फेवरेट, खोबा खोबे खेला हो बे। तो खेला वो हो। है कि उन्होंने वो बॉल फेंका ना जनता पे, तो वो अच्छा है। उनकी मेहनत थी, हमारी भी काफी सारी मेहनत थी, लेकिन हमने देखा कि भी वहां पे जो हम लेकिन लोग क्या कुछ काम करे करना नीलेश जी, वो शायद नहीं वो कर पाए। दीदी और दीदी वाले को वहां की जो लेडीज है उन्होंने शायद एक अपने ऊपर हंस रहे हैं वैसा मान लिया, इसीलिए शायद लास्ट मोमेंट पे कुछ जो मत मिलने वाले थे या फिर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी वो शायद दूर हो गई, एक मतलब फीमेल कार्ड जिसे मैं बोलूं। नहीं, हमारा हमारा एक अच्छा मिशन हुआ कि हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को मतलब उनके एरिया में, मतलब उनके जो सीट थे, विनिंग सीट थे, उसमें हमारे अधिकारी जी ने हराया था। और उनको सीएम कोई भी होता है तो उनको एक विनिंग सीट जीतना ही पड़ता है, चुनाव करना ही पड़ता है। तो उनके ही पक्ष में 50,000 से ज्यादा लीड उनको मिली थी शुभेंदु जी के। तो उनको वो हार हार चुके थे। अब सीएम है तो उनको ही बनना है सीएम, तो उनको अलग से सीट के जगह ले लिया और वो जीत गए। मतलब अब देखिए कि विपक्ष में अभी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे पश्चिम बंगाल में विपक्ष में तो है ही। मतलब हमारा तो ये काम है कि अभी हम थोड़ा और काम करेंगे तो वहां पे हम लोग सत्ता में भी आ सकते हैं। जलपा जी। ज्योति जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम टीएमसी के नेटवर्क जो टीएमसी बढ़ा रही है उसकी बात कर रहे हैं तो एक खास स्ट्रेटेजी इसमें भी नजर आती है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को जहाँ पर एक जगह बनानी है उसमें खास तौर पर मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, गोवा आता है, असम आता है। वैसे तो दूसरी राज्यों में भी वो जाना चाहती है, लेकिन खास टारगेट उन्होंने शायद छोटे प्रदेश है उसको पहले पसंद किया है। शायद एक मतलब ये भी होता है कि वहां की जो लोकल पार्टी के नेता है जो वहां पर पहले से ही पॉपुलर है उनको लाना अपनी पार्टी में बहुत आसान हो जाता है। और बहुत से ऐसे कारण हैं जो शायद छोटे राज्यों से शुरुआत करें तो वहां से शायद रास्ता बहुत इजीली खुल जाता है। सही बात है जलपा जी। देखिए एक बात मैं कहूंगी कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। अभी कांग्रेस की भी अभी कुछ ऐसी ही हालत है, क्योंकि उसका सूर्य बहुत तप चुका है, अब वो अस्ताचल पर जा रहा है। लेकिन हाँ, परिवर्तन तो होगा, उसकी जगह कोई तो लेगा। और बस यही बात है कि अगर मैं तो ममता बनर्जी को सैल्यूट करती हूँ कि वो एक शेर दिल औरत है कि इतना जूझ रही है सब हालातों से, इतने लोगों से, क्योंकि आज राजनीति में संघर्ष करना कोई आसान बात नहीं है।
तो वो लगी हुई है मेहनत से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, लोकसभा के चुनाव जीतने हो तो राष्ट्रीय पक्ष होना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो अपना बेस बना रही है और उसमें सालों लगेंगे। मैं तो अपनी भाजपा की ही बात करूंगी कि उसके उदय के कितने सालों बाद लोकसभा की 2 सीटों से शुरुआत हुई थी भाजपा की, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने आज पूरी एक हत्थू सत्ता ली है। तो वो एक पूरी जर्नी होती है। तो अभी समझो कि टीएमसी की शुरुआत है, और बाद में अपनी जनता जनार्दन किस ओर जाए, या मतलब सिचुएशन किस तरह से हालात बदले। कई बार अपन ने जैसा देखा है कि नोटबंदी का वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक ने धो दिया। ऐसे ही बंगाल का जो मेहनत थी वो दीदी के नारे पे खराब हो गया। तो ये सब चलता रहता है। तो वो चुनाव के वक्त कौन सी लहर आएगी, सहानुभूति की किसकी तरफ होगी, तो वो भी सत्ता बनाती है। लेकिन हाँ, एक बात है कि शुरुआत तो किसी को करनी पड़ती है, और जनता अब इतना समझ चुकी है कि जो ये गठबंधन वाली सरकारें होती है वो आराम से काम नहीं कर पाती है। हमने पहले एनडीए की सरकार भी देख ली है जब वाजपेयी जी थे, और उनको किस तरह से साथी पक्ष ब्लैकमेल करते थे। एक निर्णय लेने के लिए उनको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी, और यही बात यूपीए में भी रही। और इसीलिए 2014 में सरकार पूरे कोई एक पक्ष को ही मिले इस तरह से मतदान हुआ, क्योंकि जनता इतनी समझ गई थी कि अगर गठबंधन वाली सरकारें रहेगी तो कोई भी सरकार आराम से एक निर्णय नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, विपक्ष होना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी सत्ताधारी पक्ष पूरी मनमानी नहीं करे। तो वो अभी 2019 में कम नसीबी से ये कह सकते हैं कि सिचुएशन है कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, और तभी विवादास्पद निर्णय लिए भी जाते हैं, वापस खींचे भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो अभी ठीक है, विरोध पक्ष को शायद ममता बनर्जी को टाइम तो लगेगा, ये सही बात है। वासुदेव जी की बात से मैं पूरी सहमत हूँ कि राष्ट्रीय पक्ष बनने में समय लगा था, जैसे भारतीय जनता पार्टी को भी लगा था। लेकिन हाँ, विपक्ष का रोल अदा करना, मजबूत विपक्ष, तो वो जरूरी है। तो अभी जितने विपक्ष है तो उसमें एकदम स्ट्रॉन्ग चेहरा तो ममता बनर्जी का ही नजर आ रहा है, और बाकी तो फिर आगे उनको अगर सपोर्ट मिला तो फिर वो, क्योंकि विपक्ष में सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वही बात की सर्वमान्य नेता बनते नहीं है, टिकटों के आवंटन को लेके झगड़े होते हैं। तो मुझे वासुदेव जी का भी ये सुझाव बहुत अच्छा लगा है कि आप बंटवारा मत करो, लेकिन कैंडिडेट्स को एक ओवरऑल आप उसकी कैपेबिलिटी देखो, उसकी एलिजिबिलिटी देखो, और उसको टिकट दो। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस पक्ष का है, तभी कुछ बात बन सकती है। लेकिन अब इतनी सारी यूनिटी अपने राजनेताओं में आए तो ये तो बहुत दूर की बात लग रही है। लेकिन देखिए क्या होता है, कम से कम वो प्रयत्न कर रही है, वो भी बहुत है। जी बिल्कुल। करसन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि शायद कांग्रेस के बदले अब टीएमसी कहीं ना कहीं एक जगह हासिल कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो कई राज्यों में आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर अपनी जमीन तराश रही है, यानी कि वहाँ पर किस तरीके से अपना नेटवर्क फैलाए वो कोशिश कर रही है। आने वाले समय में हम देख रहे हैं, अगर 2022 की बात करें तो 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, जिसमें गुजरात भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है जहां पर सेकेंड लीड में आम आदमी पार्टी रही थी, उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आता है, मणिपुर आता है, गोवा आता है। क्या लगता है आने वाले ये 7 राज्यों में किस किस जगह पर आम आदमी पार्टी खुलकर नजर आएगी मैदान में? जी बिल्कुल, पंजाब है, गुजरात है, यूपी है। और उससे पहले मुझे ये बात करनी है कि समझो कि अभी बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लेके सेंटर में है, तो उसका जो शुरुआत का पीरियड था और उसका जो ड्यूरेशन था, और हमारा समझो कि गुजरात स्टेट का 1 साल का जो ड्यूरेशन है वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल फ्यूचर में कौन सी पार्टी कहाँ होगी। क्योंकि हम किसी सेंसिटिव पॉइंट लेके लोगों की इमोशन के साथ गेम रंग के आगे जाने वाले हमारी आइडियोलॉजी ही नहीं है। हम ग्राउंड लेवल से, और जो सामान्य नागरिक है, मैंने बताया इस बारे में कि वो लोगों की ओरिजिनलिटी जो हम क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको दे क्या सकते हैं, वो बात लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं। और इतने कम टाइम में हम सेटिस्फैक्टरी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है,
मैं पहले आपका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दूं। आप 22 में गुजरात में देखना कितना, गांधीनगर में यदि ये लोग कहीं ना कहीं कटाक्ष में भी बोलते हैं कि आपको एक ही सीट मिले, लेकिन कितनी पुरानी आपकी पार्टी, हमारा 20 दिन की मेहनत, फिर भी 22% हमें मत मिला है। सेम टू पंजाब में आपको देखना, यूपी में आप देखना। मेरा कहने का मतलब, हम कांग्रेस को जो करना है वो कांग्रेस करे, बीजेपी को जो करना है वो बीजेपी करे, ममता जी को जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेके लोगों के सामने जाना, वही तो लोकतंत्र है। और वी बिलीविंग, लोकतंत्र को हम बिलीव करते हैं और करना ही पड़ता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम जनता का जो क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। जैसे बीजेपी यदि अप हुई और कांग्रेस डाउन हुई, उसकी एक चर्चा बहुत कम होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी सामने वाले का जो वीक पॉइंट है उसका मार्केटिंग कर करके खुद को चमकाती है। कांग्रेस में देखो तो यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी है और बहुत पुरानी है, तो उसका वीक पॉइंट भी ज्यादा होगा। हम ये सारी चीज में नहीं पढ़ते हैं। मैंने पहले राउंड में बताया एक इंसान को क्या चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, इसके लिए उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ, आरोग्य, ये जो बोलते हैं तो प्राइमरी चीज चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, राजनीति में क्या होता है, ज्यादातर इंडियन राजनीति में आज तक क्या, जो 70 इयर्स की हम बात करते हैं ना, एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है कि हम किसी घर पे जाते हैं या किसी एरिया में जाते हैं तो वहां एक कॉमन है कि आपको चिंता नहीं करनी है, हम आपके लिए बैठे। ये 70 साल से चला आया है, आपको चिंता नहीं करनी है, हम बैठे। मेरे बाप, कब तक हम आपके आधार पे आपको तो हर चुनाव में नजर आता है, क्योंकि पंजाब में अगर केजरीवाल जी दौरे पर थे पंजाब के, वहां पर केजरीवाल ने भी ये कहा कि अगर पंजाब में अगर कांग्रेस नहीं, अगर आम आदमी पार्टी आती है तो यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या हम दूर कर देंगे। जी, मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो है कि हम है, आपको चिंता नहीं करना। वहां से बात खत्म नहीं होती है। हर घर में लड़का लड़की, बच्चा बच्ची पढ़ना चाहिए, उसको इकोनॉमिकल सिचुएशन इसमें कहीं बाधारूप नहीं होनी चाहिए। उसको यदि 5 साल 10 साल में किसी एक परिवार में एक लड़का या एक लड़की पढ़ गया तो परिवार ऑटोमेटिकली आगे आएगा और दूसरे 2-5 फैमिली को वो हेल्प कर पाएगा। हमारा कहने का मतलब, जो उपकार वाली बात है वो उपकार वाली बात लेके हम नहीं जाते। राजधर्म होता है, कोई भी पार्टी का एक राजधर्म होता है और हम बहुत अच्छी तरह पॉजिटिवली ये राजधर्म को पहचानते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं जो भड़काने वाली बात है, इमोशन को, नेगेटिव इमोशन को आगे करने की बात है, वो प्रांतवाद हो या धर्मवाद हो, इसमें कहीं ना कहीं हमारा बंधारण कहीं कोने में जाके रोता है, लेकिन उसकी कोई चिंता किसी पार्टी को नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देश को हार्मफुल हो ऐसी कोई भी कंसेप्ट, जो प्रांतवाद हो, जो धर्म बंधारण के आधार के आसपास सजेशन लेके लोगों के साथ क्या करना चाहिए कि उसकी कल वो खुद अपने पैर पे खड़ा हो सके, उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो हम लेके जाते हैं। हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को भ्रमित करने में नहीं मानते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर पार्टी का धर्म है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए, लेकिन इसमें हमें नहीं पड़ना है। आम आदमी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो राष्ट्र निर्माण और आम लोगों के लिए कुछ करना है, वो लेके जाएंगे। और इतने कम टाइम में लोगों हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि कांग्रेस तो ठीक है कि आजादी पहले से, बीजेपी शुरुआत में 2 सीट आती थी और उसका जो शुरुआत का 2, 5, 10 साल का जो इम्प्रूवमेंट है और हमारा इम्प्रूवमेंट देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कल हमारी है। क्योंकि हम बहुत सात्विक वे से, बेसिक लेवल से आम आदमी जो रोज की रोज खाता है, वो लोगों की चिंता करते हैं। हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को प्यार नहीं करते। देश में जो फार्मर, हम बोलते हैं ना, कृषि प्रधान राष्ट्र है, हमारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। फार्मर को अपना काम छोड़ के फाइट करना पड़ता है। आपका डिसीजन पावर कम है, आपको सत्ता लालसा है, आपको सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बनाने और उसको टिकाने के लिए चिंता है। देखो, ऐसे गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट चलाने के लिए लोगों के हृदय तक जाना पड़ता है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट
आप ऐसे बड़ी बड़ी बात करते हो, देश प्रेम की बात करते हो, यदि एक डिबेट ऐसी रख लो कि जिस घर में 25,000 से कम की इनकम है वो बंदा घर कैसे चलाता है, वो अपने बच्चा या बच्ची को कहाँ पढ़ाता है, वो गवर्नमेंट जो यूनिट्स है, वो स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, जो गवर्नमेंट यूनिट्स है वो यूनिट को छोड़ के लोग क्यों प्राइवेटाइजेशन तरफ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी कम करने, गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेने वाली चाहिए। गवर्नमेंट को ये एहसास होना चाहिए कि मेरी जनता है, मेरा राज्य है, मेरा देश है, उसके लिए मुझे करना है। जिस देश में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को जरूरत क्या है, कहीं ना कहीं जनता भोग बनी है। और मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी भी पार्टी, नॉट ओनली बीजेपी, नॉट ओनली कांग्रेस, नॉट ओनली ममता जी की पार्टी, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि लोकतंत्र में जो लास्ट नागरिक हमारा है, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। उसकी पार्टी पॉलिटिक्स कहां तक नेगेटिवली हम ले जाएंगे, कैसे भी हमें गवर्नमेंट बनानी है, ऐसी बात नहीं होती है। लोकतंत्र की पूजा हो है, जिस पूजा का सर्वश्रेष्ठ मापदंड है कि हमारा गरीब से गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो फार्मर है, उसके बारे में हम सोचना चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फार्मर के लिए ये करेंगे, गरीब लोगों के लिए ये करेंगे। देखो, ऐसे देश चल तो सकता है, लेकिन देश का जो फ्यूचर, जो कल प्रकाश वाला बनाना है, तो हम आज उसका प्राइमरी लेवल पे हम बेस नहीं बनाएंगे तो पार्टी का आगे वाले चुनाव हो या जो भी चुनाव हो, प्राथमिक जो उनकी जरूरत है वही उनका मुद्दा रहेगा। जी बिल्कुल, किसी भी नागरिक के लिए उसका फ्यूचर कैसे ऐसा बने, और एक नागरिक का फ्यूचर बनेगा तो एक परिवार का बनेगा, इसमें गांव, स्टेट और पूरा कंट्री की जो सेवा, हम सब लोग बोलते हैं, उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और साथ में दिल्ली में लोगों की जो हमारी जैसी आइडियोलॉजी एक, होती है तो देश की अगर हम हालत नहीं बात कर रहे हैं होती है। अयोध्या की, तो वहां पर जो राम मंदिर बन रहा था और जिस तरीके से लोगों की एक मतलब अपनी एक कह सकते हैं कि अपना एक लागनीशील जो स्वभाव होता है वो भी जुड़ा था। और हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है। रुझान जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि ममता बनर्जी के अगर मुंबई दौरे की बात करें तो शरद पवार से अब ममता बनर्जी मिलने वाली है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर वो जो युवा उद्योगपति है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी, और वो ममता बनर्जी जो है वो उनको बंगाल बिजनेस समिट के लिए भी इन्वाइट करेगी। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि महानायक अमिताभ बच्चन, और कहा जाता है कि बॉलीवुड के जो किंग खान है शाहरुख खान, उनसे भी मिलकर वो वहां पर कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के लिए उन्हें इनवाइट करेगी। यानी ममता बनर्जी हर चीजों का ध्यान रखकर चल रही है, चाहे वो उद्योग से जुड़ी है या फिर महाराष्ट्र ले लो, फिल्म सिटी ले लो। सबसे पहले बिफोर आंसरिंग दिस, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ममता बनर्जी अधिकारी जी के सामने 1900 समथिंग वोट आ रही थी, 50,000 वोट से नहीं आ रही थी। तो थोड़ा 50,000 और 1900 वोट में बहुत फर्क होता है। और दूसरे जो भी नेता, आपने बहुत अच्छी बातें की, मुझे वो याद आ गया कि 2012-13 में हमारे मोदी जी भी ऐसी बातें करते थे, फार्मर की बातें करते थे, गरीब लोगों करते थे, भाव प्राइस की बातें करते थे, हेल्थ की बातें करते थे। हमारे मोदी जी सब यही बातें करते थे जैसे भी आप बता रहे हो सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी एक बिल्कुल अलग किस्सा है, इसलिए मैं ये सुन के अब मेरे को थोड़ा वो हो जाता है कि ये लोग बोलते क्या और करते क्या। अब कभी तक तो मैडम जो आपकी बात करना था, आपने जो मेन बताया कि वो क्या करिए, जैसे पहले भी व्हेन मोदी स्टार्टेड है तभी हमेशा रिलेट करूँ कि 2012 वाले बहुत क्लोजली देखा है कि जो मोदी करते थे, ही वाज रीचिंग आउट टू पीपल, सबको वो मिलते थे, सबको वो कनेक्ट करते थे, सिर्फ हेलो हाय के लिए एक अच्छा बना दे गुड बुक्स। अब समझिए, बिकॉज दीज आर ऑल नोटेड पीपल। अगर आज की तारीख में अगर मोदी जी वो शहर के झुंझुन वालों को मिले थे, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ बिग, अभी उसकी डिबेट नहीं है, तो वो डिबेट में मैं बताऊंगी, बट सो ही वांट्स टू गेट कनेक्टेड टू पीपल एंड हैव अ रैपो विद देम। एक बात अच्छी है मोदी जी में कि वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं पीएम हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ, सब लोग मुझे मिलना है, नहीं, वो ऐसा ही करते। बाकी दूसरे ईगो रखते, अभी उसमें मैं नहीं आऊंगी। लेकिन व्हाट आई वांट टू से, सो ममता जी आल्सो डूइंग द सेम थिंग। सारे लीडर्स ने ऐसे ही किया है, इससे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी इससे भी ज्यादा वो करेगी, वो जाके अंबानी अडानी से भी मीटिंग करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली लेट अस एक्सेप्ट दैट अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो आपको बहुत पैसा चाहिए। एक पहली बात है, जो अगर हमारा इन टर्म्स ऑफ मोदी जी, गुजरात अडानी जी, किसके प्लेन्स यूज हुए जाते थे, क्योंकि प्लेन, हवाई जहाज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बीजेपी के पास तब इतने पैसे नहीं, तब तो भले आते हैं, और बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, उनकी मंत्रालय वो सब बन रहा है, वो अलग बात है, बट तब नहीं थे। सो शी हैज टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। और मैं ये भी बता दूं कि एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट जितना मैं उनके साथ बैठती हूँ, ये लोग भी दो बार ढोल पीटते इंडस्ट्रियलिस्ट भी,
बताएंगे कुछ और, लेकिन अंदर खाने ममता कोट करके कि उसको पता है कि अगर ये आ गई तो, या हमको भी तो बंगाल में, या एटलीस्ट शी इज हैविंग some mileage, so let us also support her. So industry is, you know, वो भले मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की बोला था, ब्लैक मनी चला जाएगा, टाटा बाय बाय, कुछ टाटा बाय बाय नहीं हुआ, डबल ब्लैक मनी इनसाइड है, हम लोग जानते हैं। अभी तो बिटकॉइन में और ज्यादा, करेंसी में, क्रिप्टो में और ज्यादा है, बट कमिंग so ये जो ममता जी कर रही थी, I told you कि she has now started having strategies, क्योंकि ये जो इलेक्शन की लड़त होती है ना मैडम, होती है, और जो आप जो गवर्निंग करते हो एक अलग चीज होती है। तो जो इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजीज होते हैं वो सब उसको गाइड करते हैं। ये सब की अभी स्क्रिप्ट तैयार है, ऐसी कोई मेरे अभी कुछ उन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं किया कि बोले कि हाँ दिस इज नथिंग डिफरेंट। ये नॉर्मल रूटीन स्ट्रेटेजी, जैसे अभी हमारे नेता आपने बताया, गरीबों में, फार्मर में पेट्रोल नहीं है, तो मोदी जी भी कर रहे थे, लेकिन क्या मिला हमें? अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर और सोशल वर्कर की ओर से बैठी, तो हमें एज ए सोशल वर्कर हमें हमेशा लगता है कि हमेशा इनकी बातों में आ जाते हैं, वाह करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग, थैंक्स टू आप, मैं हमेशा बोलूंगी हर बार कि आपके आने से ही ये पूरी बीजेपी की गुजरात की सरकार बदल गई, वरना वो संवेदनशील रूपानी चौधरी में नहीं वाले थे, लेकिन आपने पूरा डगमगा दिया। भले उनको 20% वोट शेयर मिले, भले उनको गांधीनगर में एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने हिलाया वो उनके लिए उनको मुझे थैंक यू कहना है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा प्रेम, गुजरात के लोगों का जो प्रेम है, ये बीजेपी की सरकार समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब थैंक्स टू आपको समझ पा रही है। जैसे अगर दूसरे भी देखे जाए, यूपी में भी प्रियंका इज डूइंग गुड, लेट अस एक्सेप्ट दैट, और एसपी इज आल्सो डूइंग गुड। और अगर आप ये कहना भूल पा रहे हो, आप लोगों ने यहाँ किसी ने मेंशन नहीं किया, मैं याद दिला दूं कि ममता जी की पार्टी ने एसपी को सपोर्ट करने का भी कमिटमेंट दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या करेगी, सिंपल एज दैट, वो हर जगह भी लड़ने नहीं जाएगी, लेकिन अपने सपोर्टर्स को, जो वो दूसरी पार्टी उसको सपोर्ट करने बोले, उसको नेशनल पे सपोर्ट चाहिए। को पता है कि वो नेशनल लेवल पे नहीं कर पाएगा, तो वो सामने से सपोर्ट दे देगा ममता जी को नेशनल लेवल पे। जो मेरे को आता नहीं है, मैं वापस बोलती हूँ, लेकिन एज अ कॉमन मैन आज अगर यहाँ मैं बैठी हूँ, तो मैं हर एक कॉमन मैन को ये कहना आज भी चाहूंगी, जो लोग ये सुनते हैं कि आप अपने जो वोटर्स है उनके काम पे वोट दो, क्योंकि ये सब लोग गुंडे, वो क्या कहते हैं, क्रिमिनलों को खड़ा कर देते हैं वोट लेने के लिए, तो आप उनको वोट दो, क्योंकि आखिर में हमारे साथ जो होता है देता है। पर आज की तारीख में थैंक्स अगेन टू, मुझे थैंक यू कहना चाहिए, ताकि अभी जो पेट्रोल के भाव, वरना आप बोलते हो भाजपा तो बैठे पेट्रोल के भाव के लिए, पहले ये लोग ने नेहरू से बात नहीं बनी, तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो बॉन्ड किया, वो चालू किया, बॉन्ड से भी बात नहीं गिरी, वोट कुछ हारे, तो पता चला कि भैया पेट्रोल के भाव गिराने पड़ेंगे। और फार्म में भी देख लिया कि जब पता चला कि उनको ही RSRS में जो सोशल कोहेजन, उसका एक अलग डिबेट हो सकता है कि सोशल कोहेजन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए मोदी जी को फार्म लॉज रिपील करने पड़े, तो उसके लिए उनको प्रेशर आया। बोलोगे कि मोदी जी सेवा कर रहे हैं, तो सॉरी सर, आप सेवा कर रहे थे क्योंकि आपको सीट चाहिए थी। अब जब आपको सत्ता मिल गई है, तो आप सेवा करने नहीं, लेकिन आपको कैसे संभाला, उसके मूड में बैठे हो। आज की तारीख में टीएमसी क्या कर रही है, उसको भी अब सीट चाहिए, उसको सरकार चाहिए, तो अभी वो सेवा के मूड में बैठी है, अभी वो सबको मिलने के लिए, वो सबसे दोस्ती करेगी, वो किसी से दुश्मनी नहीं करेगी, यारी दोस्ती दिखाएगी, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट मैडम। दूसरी फाइनल बात, सॉरी, अब ये जो शाहरुख खान बोलो या जो भी आप बोलो स्टार, लेट अस एक्सेप्ट दैट। अगर ड्यू रिस्पेक्ट को, सुशांत को भी बेचारे को 1-1.5 साल हो गए एक्सपायरी के, फिर भी लोग सुशांत की न्याय, भले बेचारी को जेन्युइन हो गया, उसको बेचारी आज तक न्याय नहीं मिला, लेकिन सुशांत के न्याय के लिए आज तक लड़ रहे हैं। तो एक बॉलीवुड का पावर है, क्रिकेटर का पावर है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का पावर है, वो टीएमसी उसके स्ट्रेटेजीज जानते हैं, और इसलिए वो लोग किसी से भी नहीं बढ़ाया बिगाड़ेंगे, सबके साथ यारी दोस्ती करेंगे, एंड शी इज ऑन दैट पाथ। एंड लेट अस, मैं तो कहती हूँ कि टीएमसी और स्ट्रॉन्ग बने, आप जब तक आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, तब तक एज अ कंट्री हम आम लोगों का सुना नहीं जाता है, हमें रेंडा जाता है, हमारे तकलीफें दूर नहीं की जाती है। जिस दिन आप लोग आ जाओगे, आप अच्छी ओपोजिशन बन पाओगे, तो हमारी तकलीफें दूर होगी, तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि नहीं यार, ये लोग बदल सकते हैं, कहीं और हमारा वोट जा सकता है। इसलिए मुझे नागरिक है बोलना है कि भाई भक्त बनो, लेकिन देश बनो, अंधभक्त मत बनो, देशभक्ति के लिए करो, और वो भी बनावटी वाली देशभक्ति नहीं है, थिएटर वाली देशभक्ति नहीं, असली देशभक्ति के लिए करो, कोई हम हमारे देश को आगे ले जा पाएंगे। वरना आज आप सबको पता है कि चाइना क्या हालत हमारी कर रहा है, और बेरोजगारी बोलो, हेल्थ बोलो, कोविड ने हमारी क्या हालत की। बिल्कुल, वासुदेव जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब टीएमसी के हम राष्ट्रीय विस्तार की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न ये भी है, और ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि टीएमसी जो है वो पार्टी का नाम बदलने पर वहाँ पर चर्चा एक हुई है,
और पार्टी जो है वो अपने संविधान में भी बदलाव करने का उद्देश्य लेके चल रही है ताकि वो और लोगों को अपनी जो समिति है उसमें शामिल कर पाए। मतलब बांग्लादेश अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, या तो फिर कुछ और भी मुद्दे वहां पर है, अगर वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो वो सारी चीजों में वो बदलाव चाहती है। जैसे बंगाल में चुनाव होने के बाद ममता की जो जीत हुई, उसके बाद ममता जी को ऐसा लगने लगा है, और बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं वो कहती भी है कि आप मोदी जी के सामने चल सकते हैं, इसलिए उनको ये लगने लगा है कि अब नेशनल पार्टी बना सकती हूँ, चला सकती हूँ, मेरा भी कोई वजूद है कि मैं ये कर सकती हूँ। इसलिए वो जो प्रयत्नशील है, अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि इसलिए वो अपनी जो स्टेट लेवल की रीजनल पार्टी थी उसके बदलाव में लगे हैं, लगेंगे, करेंगे भी। रही बात अपने देश के जो मतदाता है, इनका जो मानसिक जो स्थिति है वो अधिनायकवादी है, यानी किसी कोई नेता को पसंद कर लेते हैं तो उस नेता के पीछे पीछे चलते हैं और वही नेता उनका कल्याण कर देगा, ऐसा मानकर चल रही है। इनको ये मालूम नहीं है कि इस देश में अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। ये संसदीय लोकशाही में कभी भी अभी दो बार बीजेपी जो है अपने बीजेपी के नेता, उन्होंने बताया कि इनके पास कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं। संसदीय लोकशाही में प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम कौन करता है? तो जो सांसद है वो करते हैं ना। इनके ही पास अधिकार होते हुए भी जब पार्टी का नेता बड़े गर्व से कह रहा है कि हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, उनका अधिकार ही नहीं है। अधिकार तो सांसद चुनने के बाद सांसद के पास है, संसदीय लोकसभा में कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अधिनायकवाद है इतना जोरों से चल रहा है कि लगता है कि संसदीय लोकशाही को भूल जाओ, और इनके बारे में संसदीय लोकशाही में ये बोल भी नहीं सकते हैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता, वो बड़े गर्व से बता रहे हैं। इसलिए संसदीय लोकशाही के लायक इस देश को जो बनाना था वो 70 साल में बना नहीं पाए हैं। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का लोहे राजाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र लोकशाही है ऐसा कह रहे हैं लोगों ने। ये तो अधिकारी लोग हैं, इनका शासन नौकरशाही जिसको कहते हैं, इनका अधिकार देश में चल रहा है। लोगों का अधिकार क्या है? लोगों तो अर्जदार बनकर रह चुके हैं, अर्जदार बन चुके हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए, संसदीय लोकशाही को समझाने के लिए जो राजकीय दलों को काम, सरकारों को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और सरकारें खुद अधिनायकवाद चला रही है। इसलिए अंत्य तक जाने की जो बात है, अंतिम व्यक्ति के पास जाने की जो बात है, इनके लिए काम करने की बात है, वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि वास्तविक रूप में 70 साल में इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था एस्टेब्लिश हुई ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होता है। यहाँ तो लोग अर्जदार हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चुनाव आती है तो वोट दे देते हैं, बात खत्म हो गई। वोट देते समय ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लगती है कि, लेकिन वोट देने से नहीं होती है। जो इस देश का जो मालिक है, पहले राजा था, अब लोग हैं। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो सब नौकर है। जो चुनकर जाता है या तो कहीं रिक्रूट होता है, वो तो सब पेड नौकर है। जैसे राजा भी प्रधानमंडल अपने यहाँ बनाता था, राजा भी नौकर रखता था, ऐसे लोग आज रख रहे हैं। इस मान्यता को आगे बढ़ानी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि देश के मालिक हम हैं, ये सब नौकर हैं, और हम इनको रिक्रूट कर रहे हैं, कहीं वोट देकर कर रहे हैं, कहीं उसको इंटरव्यू लेकर कर रहे हैं। लेकिन ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये जो संसदीय लोकशाही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इनके जो लाभ मिलने चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो वो नहीं मिल रहा है। अधिनायकवाद ही चला रहे हैं, और पार्टियां अपना सीएम कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बड़े जैसे ना शर्मिंदा होने की बात होनी चाहिए। इनके बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारा तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये है। नहीं होना चाहिए, संसदीय व्यवस्था को समझना चाहिए, वही देश आगे बढ़ेगा। वरना तो यही चलेगा, एकजुट होते हैं, नहीं होते हैं, आते हैं भेगे मिलकर आते हैं और अलग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अंत्य लोगों तक पहुंचने के लिए जो देश में आज जो लोकतंत्र के नाम पर जो नौकरशाही चल रही है, जब तक खत्म नहीं होगी तब तो मुझे लगता है कि देश प्रगति नहीं करेगा।
समय का थोड़ा अभाव है। नीलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल आप ही से रहेगा। मोदी वर्सेस ममता जो हमारा आज का मुद्दा था, 2024 में क्या खेला होगा? अगर 2024 की बात करें और भाजपा को फिर से सत्ता चाहिए, क्या रहेंगे मुद्दे? जी देखिए, अब मोदी वर्सेस ममता, मतलब ये टाइटल आप अच्छा लाए हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी के सामने आपने देखा होगा कि काफी सारे बुद्धिजीवी जितने भी थे अपने देश में, वो लोग बोल रहे थे कि भी मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री बन गए, बराबर। दूसरी बार काफी सारे बुद्धिजीवियों ने इस बोला क्या था ऐसा हो कि ये सकता नहीं है? होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो फिर भी भी है दूसरी बंगाल बार आ के। गए। लेकिन हाँ, बराबर। अभी अभी आपने ये संविधान दिवस जो था, जो लॉ डे था, तो आपने देखा था कि राष्ट्रपति जी ने, स्पीकर ने, उन्होंने बैठक बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट किया। आज तक ये बुद्धिजीवी नहीं पूछ पा रहे कि कांग्रेस ने वहां पे वॉकआउट क्यों किया। मोदी जी ने बैठक नहीं बुलाई थी, वहां पे बुलाई थी स्पीकर जो राष्ट्रपति जी ने, उन्होंने बुलाई थी। बाकी के 14 थे पक्ष, लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन जलपा जी, मैं बोलता हूं कि 2024 में भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। बाकी ये जितने भी बुद्धिजीवी है, उनको पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब जीत जाते तो बोला था कि हाँ मैंने ये बोला था। लेकिन हमारा काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है काम करना। इलेक्शन आते जाते रहते हैं, और मैं तो सबको अभिनंदन देना चाहूंगा एडवांस में कि काफी सारी पार्टियां आगे आए और चुनाव जीते। जस्ते की लेकिन शुरुआत अभी से कर ले। जी जलपा जी, ठीक है, ठीक है, मान सकते हैं आपकी उत्सुकता 2024 के लिए शायद मुझसे ज्यादा है, हमारे मुद्दे से ज्यादा होगी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था 2024 में खेला होगे। ये इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से टीएमसी को हर राज्य में प्रस्थापित करने की कोशिश कर रही है, एक स्ट्रेटेजी के साथ वो आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें, जैसे ही वहां पर टीएमसी जीता, फिर से एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, तभी से ये कहा जा रहा था कि शायद आगे जाके अगर सारा विपक्ष एकजुट होता है तो फिर शायद पीएम का चेहरा ममता बनर्जी बन सकती है। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है कि आने जो वोट दे रहे हैं लोग, वो ये भी सोचे कि ये व्यक्तित्व कौन है, क्या अगर हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो क्या ये देश का प्रतिनिधित्व करेगा, क्या ये देश को आगे बढ़ा पाएगा। अब ममता बनर्जी की बात करें, गोवा में शायद उनकी एंट्री हो या फिर और भी जगह उनके प्रयास पूरे बरकरार है, लेकिन सबसे खराब जो परिस्थिति है वो शायद अभी कांग्रेस की नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस कई जगहों से सत्ता में से तो दूर हो गया है, लेकिन विपक्ष का उनका पद भी कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि एक तरफ जब कांग्रेस की बात करें, उनके साथ कई दल नजर आते हैं, चाहे शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष की जो एकजुटता वाली बैठक हो उसकी बात करें, या फिर ममता बनर्जी की बात करें जो अपनी ओर से अलग अलग दलों को अपने में शामिल करने की कोशिश कर सकती है, और तीसरा भी कोई शायद विपक्ष का कोई दल सामने आ सकता है। अब देखना यही होगा कि सारा विपक्ष जो बढ़ गया तो क्या प्रशांत किशोर ने जो शब्द कहे थे वही बरकरार रहेंगे कि कई सालों तक भाजपा शासन में रहेगा क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।